ग्योंगसेओंग क्रिएचर्स साउथ कोरिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शंस में से एक है, जिसका पहला सीजन 2 पार्ट्स में रिलीज हुआ था। तो दूसरे सीजन पर नेटफ्लिक्स के रिलीज होने से पहले चलिए सीजन 1 के सभी इंपॉर्टेंट प्लॉट लाइंस का एक रिकैप कर लेते हैं। ग्योंगसेओंग क्रिएचर्स 1945 में सेट है, जब जापानीज कोरिया पर राज कर रहे थे। कुछ महीने पहले जब जापानीज ऑफिशियली इस देश को छोड़ने वाले थे, मंचूरिया रीजन जो आज का चाइना है, वहाँ एक सेना के ग्रुप को उस जगह को छोड़ने का ऑर्डर मिला। ये ग्रुप कुछ भयानक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी कोरियन लोगों पर, जो कि कैद किए गए थे, और उन्हें जाने से पहले सारे सबूत मिटाने का भी ऑर्डर मिला था। पर जनरल काटो 12 सीरम के इंजेक्शंस को सिक्योर कर लेता है, जिनमें से 8 नाजिन होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे लगते हैं। जब बाकी सबको जलाया जा रहा होता है, तब उस जगह के दरवाजे के पीछे बंद खतरनाक मॉन्स्टर्स भी उस आग में जल जाते हैं। मंचूरिया के बाद जनरल काटो और उसके आदमी ग्योंगसेओंग आते हैं, जो आज का सियोल है। उनके साथ एक बाप बेटी की जोड़ी भी आती है, युन जंगवुन और युन चाइंगो। प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स होने के बावजूद वो दोनों चायबुक की माँ की तलाश में है, जो पिछले 10 साल से गायब है। कुछ समय पहले उन्हें एक जापानीज आर्टिस्ट साची मोटो के द्वारा बनाई गई एक स्केच मिली, जो बिल्कुल चायबुक की माँ जैसी दिखती थी। अब वो ग्योंगसेओंग आए हैं इसी आदमी की तलाश में, ताकि और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। दूसरी तरफ एक अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन सैंग तांग शहर के पुलिस चीफ इशिकावा के साथ परेशानी में पड़ जाता है। हालांकि वो शहर में एक मशहूर पॉन शॉप चलाता है, पर टाईसांग का सबसे बड़ा पावर है उसकी खबरियों का नेटवर्क, और लोग अक्सर खोए हुए लोगों और चीजों के लिए उससे मदद लेते हैं। अभी इशिकावा उस आदमी को उसकी मिसिंग प्रेमिका म्यूंगया की तलाश करने को कहता है, क्योंकि इशिकावा पहले से ही एक बड़े घर की औरत माइदा से शादीशुदा है। वो किसी को भी अपनी हालत के बारे में नहीं बता सकता, और इसीलिए ताईसांग से म्यूंगया को ढूंढने को कहता है, और अगर ताईसांग नाकामयाब रहा तो उसके बिजनेस को भी खत्म कर देने की धमकी देता है। ताईसांग और चायबुक आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साची मोटो म्यूंगया की तलाश में साथ साथ काम करने का फैसला करते हैं, और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि दोनों एक लोकल चाइनीज जापानीज हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं, जहां नॉर्मल कोरियंस बिना स्पेशल परमिशन के जा नहीं सकते। जबकि म्यूंगया को उस हॉस्पिटल में कैद करके रखा गया है, साची मोटो उस हॉस्पिटल के लीड डॉक्टर इचिनो के लिए ऑफिशियल स्केच आर्टिस्ट हैं। ताईसांग और चायबुक हॉस्पिटल में घुस तो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर उथल पुथल करना शुरू कर देता है। ग्योंगसेओंग क्रीचर के पार्ट 1 के एंड तक हमें पता चलता है कि नाजिन असल में एक ऑर्गेनिज्म है, जो शायद जनरल काटो के द्वारा किए गए बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बना। ये भी हो सकता है कि काटो ने नाजिन को कहीं पाया हो और वो इसका क्रिएटर ना हो, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन चाहे जो भी हो, ये किसी भी इंसान के साथ संपर्क में आने पर बहुत खतरनाक हो जाता है। काटो इसे बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान करता है, जो मजबूर कोरियन लोगों पर इसकी असली ताकत का टेस्ट करता है। जब किसी इंसान के शरीर में से डाला जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ समय बाद खून और नर्व्स के जरिए दिमाग तक पहुंच जाता है। पूरा कंट्रोल लेते हुए ये उस इंसान के अंदर म्यूटेट होता है और अपने होस्ट को एक राक्षस बना देता है, और साथ ही साथ उसे ऑटोमेटिकली हीलिंग की ताकत भी दे देता है। ये वही मॉन्स्टर था जो मंचूरिया में जापानीज रिसर्च फैसिलिटीज के दरवाजों के पीछे देखा गया था, और जब काटो ग्योंगसेओंग आया तो उसने वहां भी अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। इसी वजह से इस शहर में औरतें गायब हो रही थी, क्योंकि काटो सिर्फ औरतों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि नाजिन सिर्फ औरतों के शरीर में ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन ज्यादातर औरतों के शरीर नाजिन को संभाल नहीं पाते थे, और ये उनके शरीर में घुसने के बाद होस्ट मर जाती थी। पर आखिरकार एक ऐसी औरत को काटो ढूंढ लेता है जो उसके प्रभाव को सह सके, और वो एक भयानक राक्षस बदल जाती है। हॉस्पिटल में तबाही मचाने के बाद नाइट्रोजन गैस से इसे शांत किया जाता है, पर तभी इसके शरीर से कुछ निकलता है जो संपर्क में आने वाले किसी को भी जला के मार देता है। लीड डॉक्टर इचिरो मॉन्स्टर्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है और एक घंटी से उसे कंट्रोल भी करना चाहता है, लेकिन अफसोस इस ट्रेनिंग का राक्षस पर कोई भी असर नहीं होता। वैसे जो औरत मॉन्स्टर बन गई थी वो सेशन थी, चायबुक की माँ। सेशन को जापानीज सैनिकों ने कैद कर लिया था और उसे ग्योंगसेओंग भेजा गया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए सब्जेक्ट के रूप में। हालांकि नाजिन का असर उसके ऊपर पूरी तरह से होता दिख रहा है, लेकिन चायबुक के सामने आने से वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। ऐसा लगता है कि माँ का प्यार नाजिन के बुरे असर से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सेशन अपनी बेटी पर हमला नहीं करती, बल्कि उसे जापानीज सैनिकों के वार से बचाती है अपने टेंटिकल्स के इस्तेमाल से। अंत में सेशन यानी कि मॉन्स्टर को नाइट्रोजन गैस की मदद से एक सेल में बंद कर दिया जाता है। म्योंगया का किडनैपिंग असल में पुलिस चीफ इशिकावा ने अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि उसकी बीवी लेडी माइदा ने इचिरो की मदद से करवाया था।
माइदा जापानीज सैनिकों में काफी मानी जाती थी और वो चाहती थी कि म्योंगजा को तब तक बंद रखा जाए जब तक वो बच्चे को जन्म न दे दे। शायद उसको ये बच्चा चाहिए था क्योंकि वो खुद माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए अंत में ये भी दिखाया जाता है कि माइदा डेफिनेटली इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व है क्योंकि वही थी जिसने सेशिन को जापानीज आर्मी के हवाले किया था 10 साल पहले, जब ताइसांग म्योंगजा और कुछ दूसरे कोरियन बंदों को ढूंढ लेता है और चायबुक को यह भी पता लगता है कि उसकी माँ वही राक्षस है जो हॉस्पिटल में हंगामा मचा रही है। दोनों प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो बाहर से अपने दोस्तों की मदद से हॉस्पिटल से भाग जाएंगे। एक जापानीज सैनिक जिसका नाम सोमा है, उसने ताइसांग के साथ एक डील की थी, तो सोमा और कुछ दूसरे कोरियन वर्कर्स की मदद से ताइसांग अपने 2 ट्रस्टेड एसोसिएट्स नावुल और गू से संपर्क करता है और उन्हें एक एलेबोरेट प्लान बनाने को कहता है जिसमें पुलिस चीफ इशिकावा भी उनका मदद करता है म्योंगजा को बचाने के लिए। इशिकावा पुलिस ट्रक्स के कॉन्वॉय के साथ वहां पहुंचता है जिनमें से एक को वो चला रहा था। जब पुलिस चीफ आर्मी लीडर से बात करते हैं, वो ट्रक को उसी बिल्डिंग के सामने ले जाता है जहां से ताइसांग और बाकी लोग टावर से नीचे उतर सकते। जबकि सभी लोग यहाँ तक चायबुक भी भाग जाती है, ताइसांग हिम्मत दिखाते हुए पीछे रुकता है ताकि सारे बंदे यहाँ से सेफली भाग सकें जब तक वो जापानी सैनिकों को गोलीबारी से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ वो अपने ट्रक्स में सारे कोरियंस को सेफली ले जाने में कामयाब होता है, लेकिन पुलिस चीफ को सिर्फ ये बताया गया था कि वो सिर्फ म्योंगजा को हॉस्पिटल से बचाएगा, लेकिन ऐसा ना होते देख उसने अपने लोगों को वो के पीछे भेजा। लेकिन ताइसांग के दोस्तों ने इसके लिए भी तैयारी की हुई थी। कुछ लोकल लोग और रिक्शे वालों की मदद से बंदियों को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। चायबुक और उसका पिता डुवॉन भी शहर छोड़ देते हैं। वह चायबुक को ताइसांग की फिक्र सताती रहती है। पार्ट 1 के एंड में जनरल काटो का प्लान फेल होता दिखता है। उसने चायबुक को भी मॉन्स्टर बनाने का प्लान किया था और देखना चाहता था कि माँ और बेटी अपने राक्षस के रूप में एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने नाजिन को एक कप के पानी में मिला दिया था और चायबुक को दिया था। चायबुक ने तब वो पानी नहीं पिया और कप कुछ समय तक टेबल पर पड़ा रहा और आखिर में रिवील हुआ कि वो म्योंगजा थी जिसने उस कप से एक सिप लिया था और इसीलिए नाजिन अभी उसके शरीर में चली गई है। और जैसे पार्ट 2 शुरू होता है, इस घटना का प्रभाव म्योंगजा पर पड़ते हुए दिखता है जब वो मॉन्स्टर में बदलना शुरू होती है और हर रात शिकार पर निकलती है और लोगों को मारकर उनका भेजा सफाचट कर जाती है। इशिकावा इस केस को जांच करते टाइम म्योंगजा पर शक करता है। इशिकावा एक बार फिर ताइसांग से मदद मांगता है क्योंकि वो लेडी माइदा की मदद से हॉस्पिटल से भाग गया था। बाहर निकलने के बाद वो जानता है कि कई कोरियन ट्रेडर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ताइसांग उन सब को आजाद करवाता है हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स की इंफॉर्मेशन के बदले। ग्योंगसेंग क्रिएचर्स पार्ट 2 में लेडी माइदा को अब तक के सबसे खतरनाक विलन के रूप में एक्सपोज किया जाता है और उसकी काटो के साथ बातचीत से म्योंगजा की कंडीशन और नाजिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलता है। हालांकि म्योंगजा पर वही नाजिन कंट्रोल कर रहा है जो सेशन के अंदर था, लेकिन म्योंगजा की बॉडी पर इसका इफेक्ट काफी अलग है। म्योंगजा फिजिकली मॉन्स्टर में नहीं बदलती बल्कि सिर्फ खून करने की चाहत उसे हमेशा कंट्रोल कर रही थी। इस डिफरेंस का कारण जनरल काटो द्वारा समझाया जाता है। नाजिन ऑर्गेनिज्म को काटो ने नहीं बनाया था बल्कि उसने इसे ओरियंग पहाड़ों के ग्लेशियर्स में पाया था। जब उसने कुछ बेचारे इंसानों को नाजिन का शिकार बनाया तब काटो ने इस पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया और उसने ये भी देखा कि नाजिन के साथ एंथ्रेक्स वायरस को मिक्स करने से ये और भी खतरनाक बन जाता है। सेशन को 2 डोजेस इंजेक्ट किए गए थे जिनमें से एक नाजिन और एक एंथ्रेक्स था और इसी वजह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी बदल गई थी। लेकिन म्योंगजा के अंदर सिर्फ नाजिन था और वो बस उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। इशिकावा उसको पकड़कर वापस हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, पर मां होने की वजह से म्योंगजा अपने बच्चे को बचाने के लिए इशिकावा पर हमला कर देती है, भले ही वो उससे प्यार करती हो। उसके अटैक से इशिकावा जख्मी होता है और माइदा ये सब देखकर अपने पति को डॉक्टर इचिरो की मदद से मार देती है। म्योंगजा को इस अटैक के बाद बहुत सी गोलियां लगती है और वो वापस हॉस्पिटल ले जाई जाती है। ग्योंगसेंग क्रिएचर के सीजन 1 के एंड में जनरल काटो को प्रेग्नेंट म्योंगजा के प्रिजन सेल के पास आते हुए दिखाया जाता है और वो उसके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, पर म्योंगजा मारी जाती है। अपने आखिरी भयानक एक्सपेरिमेंट में काटो ने नाजिन पैरासाइट को बच्चे के अंदर डाल दिया था और ये बात जरूर सीजन 2 में हमें वापस देखने को मिलेगी। लेडी माइदा जो एक बहुत ही पावरफुल जापानीज आर्मी जनरल की बेटी है, सीक्रेटली इस पूरे शहर को कंट्रोल करती है और कोरियन से बहुत नफरत करती है। माइदा ग्योंगसेंग हॉस्पिटल के क्रिएचर्स का सबसे बड़ी डोनर भी है और इसी वजह से उसका वहाँ काफी इन्फ्लुएंस है। और हेड डॉक्टर इचिरो खुद भी जब माइदा को जनरल काटो के शैतानी एक्सपेरिमेंट्स और उसने जो नाजिन मॉन्स्टर बनाया था उसका पता चलता है तो वो रिजल्ट देखकर काफी खुश होती है। वो तुरंत इचिरो को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद कर देती है और काटो को डायरेक्टर बना देती है। माइदा ही थी जिसने सेशन को काटो से परिचय करवाया था क्योंकि दोनों औरतें अपनी जवानी के दिनों में दोस्त थीं और ऐसा लगता है कि सेशन ने किसी न किसी तरह से उसके दिल को तोड़ा था। इस बेट्रियल के एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दिए गए, शायद ये अगले सीजन के लिए रखा गया है, लेकिन माइदा उस बेट्रियल की वजह से सेशन पर काफी गुस्सा थी। फिलहाल माइदा चाहती है कि सेशन पर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं ताकि उसे एक हथियार बनाया जा सके जिसे वो कंट्रोल कर सके
सके और किसी को भी मार सके और इसे इस्तेमाल कर पैसे कमा सके। जब वो काटो के एक्सपेरिमेंट्स में मदद करने के लिए तैयार होती है तब मायदा चायबुक को भी किडनैप करवाती है और उस औरत को जनरल के हवाले कर देती है। गयोंगसंग क्रिएचर सीजन 1 पार्ट 2 के एंड में टाइसंग, चन टाइक और बाकी फ्रीडम फाइटर्स को मायदा के घर को बम से उड़ाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे इस घनौनी औरत का दो मुहापन पसंद नहीं आ रहा था। इस हमले से वो जख्मी तो होती है मगर मरती नहीं। बाद में जनरल काटो लेडी मायदा के घर जाता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल होने का मौका देता है। हालांकि मायदा का रिस्पॉन्स वैसा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो जरूर जनरल के साथ मिलने वाली है और अपने शैतानी कामों को जारी रखने वाली है। चायबुक अपनी माँ को इस हालत में लाने वालों से बदला लेना चाहती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अब उनको ठीक नहीं किया जा सकता। काटो के ना मिलने से वो इचिरो को गोली मार के खून कर देती है, जिसके बाद उसे मायदा द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और हॉस्पिटल वापस ले जाया जाता है। यहाँ काटो चायबुक का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट्स में करना चाहता है ताकि वो देख सके कि सेशन का रिएक्शन क्या होगा जब उसकी बेटी को उसके सामने ले जाया जाएगा, लेकिन यह प्लान जोबुन और टाइसंग द्वारा रोक दिया जाता है क्योंकि दोनों हॉस्पिटल में घुसकर चायबुक की मदद करने आते हैं। जुनमुन बाकी के लोगों को बचाने हॉस्पिटल को उड़ा देता है, लेकिन मॉन्स्टर इससे नहीं मरती बल्कि उस जगह से भाग जाती है। जब टाइसंग और चायबुक मायदा के गुंडों से घेर लिए जाते हैं तभी सेशन उनकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन गलती से टाइसंग पर अटैक कर बैठती है और चायबुक अपने लवर को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। एक टेंटिकल से वो अपने ही बेटी को छेद देती है और शायद वो मर जाती। गयोंगसंग क्रिएचर के एंडिंग में चायबुक और सेशन को एक तालाब में डूबते हुए दिखाया जाता है। अब नाजिन पैरासाइट को अपनी बॉडी से निकालकर अपनी बेटी के मुंह में डाल देती है। नाजिन चायबुक के घाव को तुरंत भर देती है और वो बच जाती है, जबकि सेशन डूब जाती है। अब शायद चायबुक भी एक राक्षस बन जाएगी। गयोंगसंग क्रिएचर के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नौजवान ग्योकसाई को दिखाया जाता है जो मॉडर्न डे सियोल में रहता है। ये गेस किया जा सकता है कि ह्यूजाए कोई और नहीं बल्कि म्यूंगजा का बेटा है जो अपने अंदर नाजिन के होने से इतने टाइम तक जिंदा है। अगर ऐसा है तो ये नौजवान के पास कोई और सुपरनैचुरल पावर्स भी होंगी जो सीजन 2 में और एक्सप्लोर किए जाएंगे। लेकिन ह्यूजाए एकदम टाइसंग जैसा लगता है, तो शायद वो टाइसंग और चायबुक का बेटा हो सकता है जिसने नाजिन को विरासत में पाया है और इसीलिए वो अपने नेचुरल साइकिल से ज्यादा दिन जीने में वो सफल रहा। जो भी केस हो, गयोंगसंग क्रिएचर का सीजन 2 इस मिस्ट्री पर और भी रोशनी डालने वाला है। तो दोस्तों, आपको गयोंगसंग क्रिएचर्स कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।